हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्वेल्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ठीक है, अब देखिएगा लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। ठीक है, यानी कि देश के किसी एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन मिले। दूसरा होता है निजीकरण। निजीकरण का मतलब है जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच दी जाएंगी। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए आसानी से सारे देशों को सुविधाएं मिल पाए और सारी दुनिया को व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट करना। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से हमें कुछ चीजें पता चल जाएंगी। पहला तो हम ये समझेंगे कि भाई 1991 में जो था रिफॉर्म पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में। दूसरी चीज क्या है कि क्या मैकेनिज्म रहा जिसकी वजह से पॉलिसीज जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई, क्या क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई। तीसरी चीज कॉम्प्रिहेंडेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। क्या प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का यानी कि वैश्वीकरण का, और इसका क्या प्रभाव है भारत के ऊपर। चौथी बात, बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें जब हम रिफॉर्म करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये रिफॉर्म नेगेटिव ना हो हमारे लिए। चलिए देखिएगा, देयर इज ए कॉन्सेंसस इन द वर्ल्ड टुडे दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ऑल एंड द जीडीपी इज नॉट नेसेसरली मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी। के आर नारायणन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ने कहा था कि भाई आजकल ऐसा है कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि जीडीपी जो है सिर्फ वही डेवलपमेंट का माध्यम है उसके, या फिर समाज के डेवलपमेंट का माध्यम है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है कि 1980 के दशक में भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। ठीक है, 1980 के दशक में भारत में क्या चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। वी नो दैट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज, और अलग अलग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया और उस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस करे गए, जैसे कि टैक्सेशन के चेंजेस करे गए। ठीक है, और फिर जब पब्लिक के एक्सपेंडिचर जो थे वो ज्यादा हो गए, मोर देन इट्स इनकम, द गवर्नमेंट बोरोज फाइनेंस टू डेफिशिएट from the bank and also from people within the country and from international financial institutions। यानी कि जब देश के लोगों का खर्चा ज्यादा बढ़ गया था और इनकम कम हो गई थी तो सरकार ने फाइनेंशियल डेफिसिट को कम करने के लिए देश के लोगों से भी कर्जा लिया और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी कर्जा लिया। We pay in dollar which we earn from our exports। और उस समय पर हम लोग जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हम खरीदते हैं तो हमको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि हम कैसे कमाते हैं, हम कमाते हैं अपने एक्सपोर्ट के माध्यम से। ये सारी चीजें रही, यानी कि हमारी इनकम जो है वो कम होती जा रही थी और जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे थे। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे, क्या हुआ था 1991 में ही, 1991 में ही इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया को एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट, और इसके जो बाहरी कर्जे थे उससे संबंधित कुछ आर्थिक रूप से कमजोरी आ गई थी। The government was not able to make repayment on its borrowing from abroad। यानी कि जो सरकार है, सरकार ने जो विदेशों से पैसा लिया था वो चुकाने में असमर्थ थी। तब क्या किया गया,
foreign exchange reserve which generally maintain the import petroleum and another important item dropped to the level that was not sufficient even for night। यानी कि जो हमारा जो पेट्रोलियम और दूसरे आइटम्स को खरीदने का जो हमारे पास स्टॉक होता था, यानी कि डॉलर के रूप में जो पैसे होते थे, वो इतने भी नहीं बचे थे कि एक रात भी चल सके। ये क्राइसिस जो था वो और कंबाइंडेड हो गया क्योंकि धीरे धीरे करके जो जरूरी सामान थे उसकी कीमतें भी बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नए नए टैक्स लाने पड़े और नए नए जो रूल्स हैं वो लेकर के आने पड़े। ठीक है, इसके बाद से बहुत सारी चीजें हुई। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, एट टाइम्स आवर फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज स्पेंट ऑन मीटिंग कंजम्पशंस नीड। उस समय पर कई बार ऐसा होता था कि हमारे देश में जो भी पैसा आ रहा था वो विदेशों से पैसा लिया जा रहा था लोन के रूप में, और वो हमारे अपने कंजम्पशन के रूप में भी पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा कर्जा जो है वो लेना पड़ रहा था। 1980 के दशक में ऐसा ही दौर देखा हमने, 1990 के दशक में भी लगभग ऐसा दौर था। लेकिन फिर क्या किया हमने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? हमने तरीका निकाला स्टेबलाइजेशन मेजर्स और शॉर्ट टर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स निकाले। स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या होते हैं? स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मतलब होता है जो कि करेक्ट करेगा हमारी वीकनेस को, दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, भुगतान शेष में, यानी कि जो हम पैसा कमाते थे विदेशों से डॉलर के रूप में, वो डॉलर के रूप में जब हम उनसे सामान खरीदते थे तो उनको देना पड़ता था, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो जाता था, एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, और जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? स्टेबलाइजेशन मेजर का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं जरा कैसे, किस तरीके से इसको किया जाता था। आसान शब्दों में समझें तो दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज। आसान शब्दों में अगर आप समझेंगे तो ये जरूरी था कि आप फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करें और अपने जो रिजर्व हैं उसको कंट्रोल करके रखें, रिजर्व को बना करके रखें, ठीक है, मेंटेन करके रखें रिजर्व को, और जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इस तरीके से काम किया गया। इंडिया ने क्या किया था फिर? इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, पॉपुलरली नॉन एज वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इंडिया ने इन सबको कांटेक्ट किया था पैसे प्राप्त करने के लिए। उस समय पे इन सबको कंट्रोल किया, यानी कि वर्ल्ड बैंक को और IMF को। वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला 1991 में ही हम 3 पॉलिसीज लेकर के आए, और वो पॉलिसीज क्या थी? वो पॉलिसीज थी GPL का मतलब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि लिबरलाइजेशन किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जरा मैं उसको आपको एक बार और बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन। जो बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाने के लिए हम लोग क्या लेकर के आ गए? लिबरलाइजेशन लेकर के आ गए। एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के और दूसरे सेक्टर्स भी स्टार्ट होंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी अच्छी बना दी गई, लाइसेंसिंग पॉलिसी कर दी गई, ठीक है, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया गया। फिस्कल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल किया गया। रिफॉर्म पॉलिसी 1991 में लाई गई,
जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें और भी बहुत सारे काम किए गए, जैसे कि कुछ चीजें हैं जो कि हजार्डियस हैं हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन उनको भी लाइसेंसिंग दी गई, जैसे कि सिगरेट का प्रोडक्शन हो गया, केमिकल का प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव का प्रोडक्शन हो गया, एरोस्पेस और ड्रग्स का प्रोडक्शन हो गया, और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में भी प्रोडक्शन को हमने लाइसेंस करवाया, ताकि जो है नए नए सेक्टर बन सकें। जब नए सेक्टर बनेंगे तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो हम लोगों की इकोनॉमी जो होगी वो बेहतर हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद से क्या आता है, इसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता था? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। ठीक है, यानी कि जो सरकारी कंपनी होगी वो किसी प्राइवेट लोगों को या ग्रुप ऑफ प्राइवेट पीपल को आप बेच देंगे। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज। गवर्नमेंट कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी बना देंगे। पहला, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, या तो सरकार खुद से ही उसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट से अलग हो जाए या फिर बेच दे उसको। बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या फिर दूसरा तरीका था कि आप सीधे सीधे आउटराइट कर दो, मतलब कि आप, या देखो पहली बात तो है कि आप मैनेजमेंट दे दो प्राइवेट लोगों को या ओनरशिप दे दो, दूसरी चीज क्या होगी, आप सीधे सीधे उसको बेच ही दो। ठीक है, ये जो थी, इस तरीके को डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बाय सेलिंग ऑफ द इक्विटी PSE टू द पब्लिक इज नॉन एज डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया कि जो सरकार की जो शेयर्स हैं वो क्या करेगी, पब्लिक को बेच देगी, तो ये क्या बन जाएगा, PSE, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद से ये जो चीज थी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी कंपनियां फायदा नहीं कमा पा रही हैं तो वो सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, और फिर सरकार को अपनी संपत्ति के बदले में पैसा भी मिल गया, सरकार का अब आगे लॉस भी नहीं होगा, और सरकार उन सारे कंपनियों से जिनको भी उन्होंने बेचा है, बाद में वो अगर कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं तो उनसे सरकार टैक्स भी लेगी। ठीक है, इसके बाद से आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन जो है वो जनरली ये चीज समझा जाता है कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं? अपनी इकोनॉमी का दुनिया की इकोनॉमी के साथ। इट इज द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। जैसे कि हम अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दुनिया जैसे बिजनेस कर रही है वैसे हम लोग भी बिजनेस करें। इट इज एन आउटकम ऑफ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज। ग्लोबलाइजेशन जो होता है बहुत सारी पॉलिसीज का एक आउटकम होता है। ठीक है, एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, जो कि वर्ल्ड को इंटरडिपेंडेंट करता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट करता है, और इंटीग्रिटी के लिए काम करता है। ठीक है,
अब आप देखेंगे जरा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहला तो ये होगा कि आप आउटसोर्स कर लेंगे अपनी चीजों को, जैसे कि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। यानी कि जब आप आउटसोर्स करते हो तो आप जितने भी कुछ पैसे वैसे हैं उसको क्या करते हो, पैसे नहीं सॉरी, आपके कुछ काम हैं वो आप कामों को क्या करते हो, बाहर के लोगों से करवा लेते हो। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपना सामान बनाती है, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर करती है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी और को हायर कर लिया, और पैकिंग के लिए किसी और को हायर कर लिया, कम्युनिकेशन के लिए किसी और को हायर कर लिया, तो वो सब क्या होते हैं, आउटसोर्सिंग होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी ये सारे के सारे काम अकेले नहीं कर सकती है। लीगल एडवाइस के लिए हम किसी और को हायर करते हैं, कंप्यूटर सर्विस के लिए किसी और को, एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी और को, सिक्योरिटी के लिए किसी और को। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि कंपनी को एड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कंपनी के कामों को सुविधाजनक बनाते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। भाई इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी रिफॉर्म के समय पर, हम वो पढ़ेंगे अब। द रिफॉर्म प्रोसेस हैज कंप्लीटेड 3 decades सिंस इट्स इंट्रोडक्शन। जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रिफॉर्म था वो पूरा हुए हुए आज जब से शुरुआत हुई है तो उसके इंट्रोडक्शन से आज 3 दशक हो गए, लगभग 30 साल। लेट अस नाउ लुक द परफॉर्मेंस ऑफ द रिफॉर्म। चलिए अब हम उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय पे इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या 1991 से लेकर के अब 2021 तक में क्या परिवर्तन आए हैं। इन इकोनॉमिक्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी उसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं। द पोस्ट 1991 India witnessed the rapid growth in GDP on a continual basis for 2 decades. भारत ने 1991 के बाद लगभग 20 सालों तक लगातार ग्रोथ देखी, और जो ग्रोथ है 5.6% से लेकर के 2007 से 2012 के बीच में लगभग 8.2% रही। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल हैज डिक्लाइंड। यानी कि इस रिफॉर्म पीरियड में एग्रीकल्चरल का ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा गिरा, वाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा, ठीक है, और सर्विस सेक्टर जो है वो भी बढ़ा। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारे, मैंने आपको एक चैप्टर में बताया होगा कि प्राइमरी सेक्टर कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2012 से लेके 2015 तक देयर हैज बीन setback growth in the rates of different sectors witnessed post 1991। 2012 से लेकर के 2015 तक में कुछ गिरावट आई, लेकिन फिर उस समय पे भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमने देखा। ठीक है, फिर इसके बाद से लगभग 2014 और 15 में इंडियन सेक्टर विटनेस द हाई ग्रोथ रेट ऑफ 9.8%। 2014-15 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो 9.8% की ग्रोथ दिखा रहा था। ठीक है, इस तरीके से जो ये ग्रोथ है वो हमारी बढ़ी, आगे चल करके लंबे समय तक हमारी ये ग्रोथ जो है वो टिकी रही। आज के समय कोविड के टाइम पर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ग्रोथ में कमी आई है, लेकिन नॉर्मली ग्रोथ हमारा देश कर ही रहा है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट which includes foreign direct investment and foreign institutional investment has increased from 100 million US dollar
in 1990-91 to 30 billion US dollar in 2017-18। यानी कि एफडीआई जो है वो उस समय लगभग 100 मिलियन डॉलर का था, जो कि आज की डेट में 2017-18 में 30 बिलियन का हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सचेंज रिजर्व जो है 1990 में 6 बिलियन का था, जो कि 18-19 में 413 बिलियन का हो गया, 413 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1991 में रिफॉर्म किए गए थे उसका हमें कुछ फायदा ही मिला है। आगे दूसरी तरफ चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, द रिफॉर्म प्रोसेस हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू एड्रेस सम बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की या हमारी इकोनॉमी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया जो ये रिफॉर्म था, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल मैनेजमेंट को ये अच्छे से टैकल नहीं कर पाया। ये हमारी पॉलिसी 1991 में जो हम लेकर के आए थे। ठीक है, इसके बाद से हम लोगों को बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स में फायदे हुए हैं। उन सारे फायदे को आप लोगों को एक बार स्टडी करनी है। ठीक है, और वो फायदे जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। कंक्लूजन में हम लोग आते हैं। कंक्लूजन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट। इनका पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा और नेगेटिव रिजल्ट भी रहा। कुछ स्कॉलर ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन शुड नॉट बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस ऑफ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि in terms of greater access of global markets, high technology and increased possibility of large industries of development countries to become important players in the international arena। और कई लोग ये मानते हैं कि इंटरनेशनल एरेना में हम लोगों को पॉसिबिलिटी, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में ना सोच करके सिर्फ अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। इस तरीके की चीजें जो हैं वो कई जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं। ये सिरिलिका ट्रेजेडी है, ये आप पढ़ेंगे अपने आप से। कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर जो है वो अब फिनिश हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्वेश्चन आंसर भी हैं। थैंक यू एवरीवन।